सत्याग्रह पेज पर आप दोनों साथी का स्वागत है। अनिल मिश्रा जी जो उन्नाव से हैं, सोशलिस्ट किसान नेता हैं, आपका स्वागत करते हैं। और हरिंदर सिंह मनसैया जो सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पंजाब में हैं, दोनों आदमी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, गांव के अंदर चल रहा है, शहर के अंदर चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन के स्वरूप हैं, उन सभी जगहों पर इन दोनों व्यक्ति का निगाह है और उसमें शरीक होते रहे हैं किसानों की। तो हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। और जो ये किसान आंदोलन है, 26 नवंबर से 2020 से इसकी शुरुआत हुई है, करीबन चौथे महीने में है, 100 दिन से ज्यादा हो चुका है इस आंदोलन का। और अब आंदोलन का जो ट्रेजेडी है, आंदोलन किस ओर रुख कर रहा है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अनिल मिश्रा जी से कि आप बताएं कि ये जो किसानों के सरकार कह रही है कि किसान के हित में हमने कानून बनाया है, और किसान के नेता वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ये मांगा ही नहीं है, तो हमारे हित में कैसे है। तो थोड़ा इसको ठीक से आप रखें। जी जी, ये तो सरकार की झूठ बात है। और असली लड़ाई सन 67 में जब लेवी के भाव निश्चित किए गए, इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम 40 पैसे लीटर डीजल था और 76 रुपए किलो गेहूं। 1 किलो गेहूं में 1.25 लीटर डीजल ले लेते थे। 1.25 कुंटल में एक साइकिल मिल जाती थी, 1 कुंटल में 1 कुंटल सरिया मिल जाता था, 1 कुंटल गेहूं में 2000 350 गुम्मा मिल जाता था, 1 कुंटल गेहूं में 12 कट्टे सीमेंट के मिल जाते थे। लेकिन सबके भाव बढ़ाए गए, किसान का भाव मारा गया, फैक्ट्री के दाम पूरे बढ़ाए गए। दूसरी तरफ मुद्रा की कीमत सोने से आंकी जाती है। कर्मचारी को जितना सोना अपनी तनख्वाह से 67 में ले लेते थे, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। तो लड़ाई तो असली किसान की ये है जो मैं रख रहा हूं। और सबके दाम बढ़े, किसान तो मर चुका है, आर्थिक मार दिया गया उसको। और योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि हम सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़। हमारा कहना है कि सांस्कृतिक आजादी के साथ आर्थिक आजादी की लड़ाई कब होगी भाई? ये सरकार से सवाल है, ये एक गंभीर सवाल है। और हम कुछ नहीं चाहते। 6,000 रुपए जो दे रहे हैं साल में किसान को, किसान सम्मान निधि, वो भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भाव 67 में लागू हुए, उस भाव के मुताबिक गेहूं की कीमत से जो किसान को वस्तुएं मिलती थी, 12 कट्टे सीमेंट के मिलते थे, 2000 350 गुम्मा 1 कुंटल गेहूं में मिलता था, वो हमें चाहिए। और जितना कर्मचारी जिस हिसाब से उसकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, उस हिसाब से गेहूं की और अन्य जिन्स की कीमत बढ़ा दी जाए, ये हमारा सवाल है। ये टिकैत जी कहते थे, ये बयान हमारा नहीं है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मैं रहा और मेरी युवा और बचपन दोनों टिकैत जी के साथ गुजरा है। बाद में मैं संदीप जी के साथ आया और मैंने उनको लड़ते हुए देखा है। मेरठ की कमिश्नरी मेरे आंख के सामने टूटी जनता के फैसले से। मुजफ्फरनगर की अदालत 1 महीने 10 रोज जाम रही, मैं भी 20-25 रोज रहा वहां पर। तो ये सब मैंने आंख से देखा है जनता के फैसले से। और अगर सरकार कुछ शर्म करती है तो सरकार को चाहिए कि वो फैसला लागू करे और वास्तविक अधिकार जो है। अब समस्या ये है कि हम संगठित नहीं है, इसलिए मारे जा रहे हैं। जबकि कर्मचारी जो आंदोलन करता है तो उसको अधिकार मिल जाता, उनकी सारी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। ये हमारी असली लड़ाई है। और इस बीच में एक गीत हम लोगों ने लिखा है जो किसान के लिए है, तो वो भी आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। और हम हर पंचायत में ये बात अपनी रख रहे हैं। किसान और मजदूर दोनों मारे गए हैं, उन्हीं पर है। क्योंकि जब 1 कुंटल गेहूं में 2000 350 गुम्मा मिलेगा तो मजदूर का भी फायदा है, किसान का भी फायदा है। 12 कट्टे सीमेंट के मिलेंगे तो मजदूर का भी फायदा है और किसान का भी फायदा है। तो मजदूर भी मारा गया और किसान भी मारा गया, दोनों के हक मारे गए। इसी पर लिखा गया है और कहा गया है कि किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है। तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। दिन रात मेहनत से जीना चुरा कर, तपत में बर्फ में तन को खपा कर, न कभी पहन कर देखा न भी कभी खाकर। निष्ठुर समाज की आंख तेरे बंद है, जुल्म सहते जाना तुम्हें लूटता है।
किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, जालिम जमाना तुम्हें लूटता है। न बच्चों की शिक्षा, न घर है न वस्त्र है, अक्सर बिना चिकित्सा मरता यहाँ पिसर है। हर तरफ जिंदगी में कहर ही कहर है, रोने पे शिशु को माताएं दूध देती है, चुप्पी लगाना तुम्हें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है। तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। और क्या समस्या है खुशकी का बाढ़ का तुम पे अकाल पड़ता, बीमारी की टोला अंधड़ बवाल पड़ता। किसी नौकर पे से कोई बवाल नहीं है, उसकी तनख्वाह में गड़बड़ी नहीं होती, किसान मारा जाता है। खुशकी का बाढ़ का तुम पे अकाल पड़ता, बीमारी की टोला अंधड़ बवाल पड़ता है। खड़े हैं कहीं दौड़े हैं कहीं बेढंगा ढाल पड़ता, कीचड़ कहीं है दलदल दैया विकराल पड़ता। और ऐसी स्थिति में अपने हुए हैं दुश्मन मुश्किल हो गई, और खेतों का बाढ़ खाना हमें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है। तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। तेरे वोट पाकर संसद व असेंबली में जाकर मिटाएंगे गरीबी, ये जीत बहकाकर छप्पर को भूले हैं बंगलों में जाकर। ये सच है ना, छप्पर को भूले हैं बंगलों में जाकर, और पड़े ऐस में है रहे हैं मजा कर। रहबर बता करके जा बैठे रहजन, तमाम पर मुकदमा चल रहे हैं। रहबर बता करके जा बैठे रहजन, और ये खादी का बाना तुम्हें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है। तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। फिर शासन से अपील है, शासन से अपील है कि प्रिय शासकों जरा छाती पे हाथ रख के देखो, प्रिय शासकों जरा छाती पे हाथ रख के देखो। इन तपस्वियों की सी तपस्या जरा करके देखो। माँ को उसके कड़े शीत में चरखी में गन्ना लगा करके देखो जब ठंडी पड़ती, और मई जून की कड़ी धूप में फावड़ा कभी खुद उठा करके देखो। और जलते दिलों पर खड़े ही खड़े शुष्क रोटियां बिना पानी कभी इनके साथ खा करके देखो। दो न्याय इनको तुरंत वरना आती हैं क्रांतियां, शोषितों के सब्र का बांध जब टूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, ये जालिम जमाना तुम्हें लूटता है। तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना तुम्हें लूटता है। धन्यवाद। बहुत खूब अनिल भाई, बहुत खूब। अब हम हरिंदर सिंह मनसैया की तरफ जानना चाहेंगे कि किसान विरोधी ये जो है जन विरोधी 3 काले कृषि कानून का जो है खिलाफ हुआ, इसमें सैकड़ों संगठन है। ये जो है सिंधु बॉर्डर से शुरू हुआ, गाजीपुर बॉर्डर होते टिकारी शाहपुर शाहजहांपुर होते हुए यह आंदोलन अब केवल दिल्ली का ना रह करके केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित तमाम किसान संगठनों और अलग अलग जगह ये सवाल उठा रहे हैं। अब जो बॉर्डर पे स्थिति है, पिछले दिनों में बॉर्डर पर भी गया था, तो वहां पर जो रणनीति तैयार किया गया है कि वहां पर उसकी संख्या कम कर दी गई है और लोग बाहर गए हैं। लेकिन भाजपा और उसके समर्थकों ने इस आंदोलन को धनी किसानों का आंदोलन और व्यापारियों तथा पंजाब तक सीमित आंदोलन बताकर इसे बदनाम किया है। तो हरिंदर सिंह मनसैया, आप लगातार आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आप किसान नेता हैं, किसानों खेत खुद किसान हैं, तो आप इस बात को स्पष्ट करने की ये कैसे है? नमस्कार सभी साथियों ਨੂੰ। ये आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। जब ये ऑर्डिनेंस आए थी तो पंजाब के बुद्धिजीवियों और लेखकों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा कि जब ऑर्डिनेंस आए तो उन्होंने अखबारों में और मैगजीनों में और अपने आर्टिकल लिखे और इस ऑर्डिनेंस और इन तीनों कानूनों के बारे में लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। इसकी बात क्योंकि पंजाब में काफी जो किसान संगठन बने हुए हैं, 30 संगठन आज अभी वहां दिल्ली के मोर्चों में डटे हुए हैं, तो उन किसान संगठनों से हमने बात की। हमारा एक पिंड बचाओ और पंजाब बचाओ संस्था बनी हुई है पंजाब में। हम सोच रहे हैं पिछले समय से कि पंजाब का क्या बनेगा। जब से हरी क्रांति आई है, पंजाब के लोग चावल और कनक पैदा कर रहे हैं। सारा देश भूखा मर रहा सी, हम अमेरिका से कनक मंगा रहे सी, वो भी डी ग्रेड, जो उनको मछलियां को पाने के लिए रखी जाती थी, वो कनक हमें
इंडिया को भेज रहे थे वो लोग। सो हरी क्रांति का नारा आया, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना में हुई, तो पंजाब के लोगों ने कणक और चावल पैदा करना शुरू किया। जो चावल की खेती है, वो पंजाब के लोग चावल नहीं खाते। ये चावल सारे देश के लिए, पेट भरने के लिए हमने पैदा किया। हमने अपना पानी खत्म कर दिया पंजाब का। आज पंजाब में ट्यूबवेल लगाना हो तो 10 लाख रुपये के करीब खर्च आता है, 5 से 10 लाख। और हमारा पानी है जो 600-700 फुट नीचे चला गया है। सो हमने अपना पानी भी खत्म कर लिया। हमने खादें डालकर, यूरिया डालकर, डाइमोनियम डालकर, फास्फोट डालकर अपनी मिट्टी भी खत्म कर दी और देश के लोगों का पेट भरा, अनाज भरा, अनाज दिया। और बड़ा बड़ा हिस्सा जो है राष्ट्रीय जिहड़ा है फूड सप्लाई में, वो पंजाब का आता है। मगर जब हमें पता लगा इसका पंजाब के लोगों को, तो जहाँ के जो किसान संगठन से उन्होंने इकट्ठे हुए और इसके बारे में प्रचार किया और पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ। काफी बड़े बड़े रेल रोको आंदोलन चलाया गया। बहुत बड़ी गिनती में हमने 1 महीना से ऊपर जो ट्रेनें हैं वो रोकी रखी। पंजाब का सब कारोबार भी ठप हुआ और सभी लोगों का साथ रहा। पंजाब के व्यापारियों का साथ रहा, पंजाब के मजदूरों का साथ रहा, किसानों का साथ रहा और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का भी साथ रहा और खास तौर पे नौजवानों का साथ। उसके बाद पंजाब में देखा तो भी इस केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा और हम पंजाब की ट्रेनें बंद करी बैठे हैं और बंद की कार कर रहे। डेमोक्रेटिक तरीका हमने खूब अपनाया पंजाब में, जिससे भी सरकार को पता लगे। पर जो ना मन तो हम दिल्ली आने की जो 26 नवंबर को कॉल दी थी और पंजाब के सभी लोग, सभी किसान भाई दिल्ली की ओर चल पड़े। और दिल्ली के हरियाणा सरकार ने देखा आपने कि नेशनल हाईवे जेसीबी लगाकर, बड़े ट्रक, बड़े बड़े पत्थर लगाकर और बड़े बड़े जो हाईवे से उन पे टोए पाट दिए, बड़े बड़े उसके खड्डे डाल दिए उसमें कि लोग आगे ना चल सकन। पर फिर भी नौजवानों में उत्साह था और किसानों में था कि ये लड़ो या मरो की लड़ाई सी, ये हमारी होंद का सवाल था। इसलिए हम दिल्ली की ओर चढ़े और इससे बड़ा जो पंजाब का साथ दिया उसमें तो हरियाणा के भाइयों ने दिया, हरियाणा के लोगों ने दिया। क्योंकि एमएसपी सी पंजाब और हरियाणा और यूपी के कुछ भागों में, कुछ डिस्ट्रिक्टों में चल। तो पंजाब के लोग जानते थे कि आपके बिहार में या दूसरी स्टेटों में जो खरीदो फरोख्त का काम है, मार्केटिंग का काम है, वो सभी को पता था कि जो चावल वहां पैदा होता है बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में, वो पंजाब में बिकने आता है। पंजाब में 1870 या 1900 रुपये बिक रहा है एमएसपी पे, और वहां आप बिहार में और मध्य प्रदेश में वही चावल वो 1100-1200 रुपये बिक रहा है। सो इसलिए ये लड़ाई लड़नी पड़ी। तो हमने दिल्ली आपने देखा कि हम कितनी शांतमय तरीके से पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग और यूपी के बड़े हिस्से से जो गाजीपुर बॉर्डर पे लोग हैं, कितने शांतमय तरीके से वहां बैठे हैं। और इतना बड़ा आंदोलन इतिहास में इतना शांतमय शायद इस सदी में नहीं होगा। तो इतना बड़ा, इतना शांतमय आंदोलन चल रहा है। मगर ये सरकार ने इसको खराब करने की और इसको कुचलने के लिए, इसको खरीदने के लिए और बड़े प्रयास किए।
मगर हम आज देख रहे हैं 100 दिन से ऊपर चौथे महीने चल पड़े हैं। मगर अभी भी लोग बड़े शांतमी, इससे पहले हमने देखा है कनक की बिजाई का सीजन भी चला और सर्दी की रातों भी चली, वो भी वहां लोगों ने इकट्ठे होकर कट्टी। और अब आगे हमारे पंजाब में कटाई का सीजन भी आ रहा है और उससे देखते हुए ट्रैक्टरों की भी लोड है और ट्रालियों की भी लोड है, वहां पंजाब में भी लोड है। मगर लोग गांव-गांव में इस तरह प्रचार कर रहे हैं कि हम वहां गर्मी में रहने के लिए वहां प्रबंध करेंगे, झोंपड़ी डालेंगे, बांसों के छप्पर डालेंगे, जी मगर मनसैया वहां साहब, अड़े रहेंगे। हाँ हेलो। मैं उस तरफ लौटूंगा जहां आप सवाल ले जा रहे हैं वहां, लेकिन इससे पहले हम अनिल मिश्रा जी से जानना चाहेंगे जी कि आप अभी अपने किसानों के दर्द में एक अपने कविता सुनाया, लेकिन आप देखेंगे कि भाजपा के सांसद से लेकर के विधायक से लेकर के उनके जो मंत्री तक हैं और तमाम ऐसे सरमाएदार हैं जो किसानों के नाम पर गीत गा करके पंजाबियों का जो है पगड़ी पहन करके भांगड़ा डांस करके बहुत सारे गीतों को गा गा करके पैसा कमाया, धन कमाया। और वो सारे के सारे लोग जो है इस मुफ्तखोरी जो बदहाली है, ये जो सरकार निकम्मी है, ये जो सरकार लगातार दमन और शोषण कर रहा है, तो ये सारे जो आर्मी का ड्रेस पहन करके, वो आर्मी नहीं है, फिल्म का कलाकार है, लेकिन वो आर्मी का ड्रेस पहन करके पूरा फिल्म बना करके करोड़ों अरबों रुपया कमाता है और वो भी किसानों के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि किसान का जो आंदोलन है वो गलत है। तो ऐसे में आप भी अपने अभी अभी कविता आपने सुनाया, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं, ये बताइए अनिल जी। स्थिति ये है भाई साहब कि नींव से लेकर कंगूरे तक भारत को लूटा गया है 47 के बाद, आज भी लूट जारी है। और ये जो खादी का बाना है इसने डाका मारा है मिलकर के। और स्थिति ये है कि गांव की स्थिति से जब नींव पर देखते हैं हम, जहां से हमारा संघर्ष जारी है, वहीं से लूट है। वो एक सिस्टम उसमें शामिल है, राज्य की राजनीति और व्यवस्था के लोग भारत की डकैती में शामिल हैं। देश बचाइए हमारा सवाल, ये कैसे बचे ये भी सवाल है। किसान बचाइए, देश बचाइए। भारत का किसान और मजदूर जो निर्माता है, जो देश को बनाता है, वो भूखा नंगा है। हम घटते हैं और बढ़ता है अंबानी और टाटा, भटकता ही रहता हमें कर्ज काटा, और गाढ़ी कमाई का मेरा खजाना, विदेशों में जाना हमें लूटता है। किसानों मजदूरों जरा होश कर लो, जालिम जमाना तुम्हें लूटता है। तुम भी तो अपनी कीमत को समझो, समझ ही न पाना हमें लूटता है। हमें जगाना है, उनके घर जाना है और उनको मैदान में खड़ा करना है। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि 67 के फैसले के मुताबिक हमारा अधिकार मारा गया। और जो जिन्स की कीमत थी 2.25 लीटर डीजल लेते थे 1 किलो गेहूं में, आज 5.5 किलो गेहूं बेचने पर 1 लीटर डीजल मिलता। तो हम कहां बच सकेंगे? 1.25 कुंटल में एक साइकिल मिलती थी, 12 कट्टे सीमेंट के मिल जाते थे 1 कुंटल गेहूं में। कोई देगा 12 कट्टे सीमेंट के? जबरन वसूली कराई गई, मुझे याद है वो बात, मेरे घर से भी बिल्कुल आप जी जी अनिल जी, आपने इस बात को कहा है, लेकिन अभी अभी एक और साथी सुमित मालवीय जी भी जुड़े हैं, देख रहे हैं, उनका स्वागत है। हम हरिंदर सिंह मनसैया चूंकि सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं, किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं। अभी पश्चिम बंगाल में, केरल के अंदर सभी जगह चुनाव होना है और एकदम से नजदीक में हो रहा है। और भाजपा की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो बिल्कुल अस्वस्थ है। इतना बड़ा आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ है, ये तय हो गया। भले मेन स्ट्रीम का मीडिया कहलाने वाला जो गोदी मीडिया है, वो इस चीज को ना दिखाता हो, अलग अलग तरीके से दिखाता हो, लेकिन देश के तमाम लोगों ने यह महसूस कर लिया है कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा किसान आंदोलन यहाँ डटा हुआ है, टिका हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी। जी ऐसे दौर में बंगाल में चुनाव है और केरल में भी चुनाव है, तो बंगाल
जो ये हमारे इस मीडिया के माध्यम से बंगाल के लोग भी देख रहे होंगे, बुद्धिजीवी लोग देख रहे होंगे, पूरा जो धार्मिक उन्माद की तैयारी पूरी की पूरी बंगाल के अंदर और केरल के अंदर चल रहा है, तो आप उसको किस रूप में देखते हैं और इसके लिए आपके पास क्या ठोस जवाब हो सकता है? हरिंदर सिंह मनसिया जी, आप हम लोगों को बताएं। देखो, ओपोजिशन का भारत में खत्म हो जाना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी स्ट्रांग हुई है। इसीलिए जो बंगाल में है, बंगाल में जो वामपंथी हैं उनके बड़ा समय उन्होंने राज किया है वहां, और ममता बनर्जी को भी 10 साल हुए हैं। तो इस समय बीजेपी को ये फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो दोनों को बांट कर रही है। वामपंथी अपनी अलग से ज्यादा वोट लें और ममता बनर्जी को कमजोर किया जा सके। पर इस समय लड़ाई है जो वो बीजेपी के हराने की है। इसलिए ये चाहिए ये सीखा भी वामपंथी और ममता को शायद एक बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए था। मेरे अपने विचार हैं निजी तौर पे, मैं चाहता हूं तो अब देश का ये सबसे कोई विरोधी दल है या आप समझिए आप देश के लिए हानिकारक है, तो बीजेपी देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी आज इसको हटाना हमारी जरूरत है, सारे देशवासियों की, कि इसको जहां भी इलेक्शन हो, चाहे बंगाल में हो, केरला हो, आने वाले समय में 2022 में यूपी और पंजाब में भी होने वाली है, इसको अपनी स्टेटों से जीतने ना दिया जाए। और ये जहां भी किसान बैठे हैं और अपना व्यापारी वर्ग है, मजदूर हैं, जो पेट भरने वाले लोग हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि इसको अखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और नहीं तो अवानी अडानी के, मैंने कल देखा है कि एक माल से जो वुड आइश लकड़ की स्वाह आ गई, वो भी 300 रुपये किलो मिल रही है। एक स्वाह का पैकेट 300 रुपये किलो मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, इसको हटाना हो, यही मेरी अपील है। एक सवाल लेना चाह रहे हैं अनिल मिश्रा जी से कि अभी जिस तरह से एनडीए का जो सरकार है किसानों पर, मजदूरों पर, देश की जो नवरत्न कंपनियां हैं, जितने भी हमारे सरकारी संस्थान है, सरकारी संपत्ति है, आम जनता की संपत्ति है, जल जंगल जमीन से लेकर तमाम खनिज तक, बिजली तक, ये तमाम चीजों को बेचने के साथ साथ निजीकरण में धकेल करके पूरे अंदर में जो है बेरोजगारी को बढ़ा करके रखा है। जो यहाँ के दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, सभी पर लगातार आक्रमण हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में किसानों ने जो नेतृत्वकारी भूमिका यहाँ पर लिया है, उस भूमिका में और भी जो जन संगठन है उसकी एकता, सामूहिकता की ओर बढ़ने की तरफ कौन सा कदम चल रहा है, इस पर अनिल जी आप प्रकाश डालें। जी जी बिल्कुल। ये एक ऐसी समस्या है जो व्यवस्था तंत्र की पैदा की और सरकार की मिलीभगत का हिस्सा है, जिसमें हम लोग लड़ रहे हैं। अभी एक लड़ाई हुई है ये पिछले महीने, तो उसमें हम लोगों ने धरना किया और उस धरने में ये हुआ कि उस गरीब को फंसाया गया था व्यवस्था के द्वारा, पंचायत सचिव के द्वारा, और उसमें जो परिवार रजिस्टर होता है, हेरा फेरी की गई। जब हमने आरटीआई में उसको फांसा तो उन्होंने झूठ जवाब दिया, जिसमें वो रिटर्न में फंस रहे हैं, लेकिन लगातार वो हमको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और धरने के बाद ये परिस्थिति है कि संतुष्ट तो किया, लेकिन हमें हमारा जो काम था वो पूरा नहीं हुआ। उस पर भी संघर्ष है। एमएसपी पर भी हम लोगों ने संघर्ष किया, और एमएसपी उत्तर प्रदेश में तो मिलती ही नहीं। पंजाब चूंकि वो एक लड़ाकू प्रांत है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश लड़ाकू रहा है, उस तरीके से पंजाब भी लड़ाकू रहा है, और वो लड़ करके एमएसपी लेते रहे।
हम लोगों ने भी शुरुआत की, यहाँ अनशन किया और बड़ी मुश्किल से 12 केंद्र थे उन 9 डिस्ट्रिक्ट में, 22 केंद्र खोले गए, लेकिन एमएसपी में चूंकि उनकी मिलीभगत का किस्सा था, पूरी खरीद नहीं हुई। और आज की ये परिस्थिति है कि धान की खरीद में उसको कहीं नमी बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं और दलालों के द्वारा खरीद की जाती है। ये समस्या है किसानों के सामने। और मजदूर का ये हाल है कि तमाम फर्जी मजदूर, उनके तमाम फर्जी पेमेंट है और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से उनको निकालेंगे और निकाल रहे हैं और जन सूचना का प्रयोग करके हम उसमें सोशल ऑडिट का प्रावधान करते हैं। माननीय संदीप जी के मार्गदर्शन में हमने कई ऑडिट किए। एक मियागंज हुआ हमारे जिले में और एक सफीपुर हुआ, 4-5 ब्लॉक में हरदोई में भी हुआ। उनमें गबन तो पकड़ा गया लेकिन गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की कर्मचारियों के खिलाफ। वो सब मौजूद है और सब अपनी साइट पर लगा हुआ है, लेकिन उस पर किसी भी गवर्नमेंट ने नजर नहीं डाली। अब उसके लिए क्या उपाय हो? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो 67 का फैसला है उस पर हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो सरकार के खिलाफ और मुकदमा हो करके उस अधिकार की बात रखी जाए, अपने वकील लड़े। और ये जो आंख में मिर्च झोंकी गई है तीनों कानून की, ये तो हमें बिल्कुल काले कानून है। और जो प्राइवेट करने की बात है, ये तो ये मान लो कि एक हत्या की गई है जनता की, हमारे देश की। क्योंकि सरकार के अंडर में जो चीज होती थी उसमें हम जैसे बिजली को ले रहे हैं, ये उसके तो हम कतई विरोध में हैं, क्योंकि बिजली से हम कुछ न कुछ जो हमारे ऊपर अधिभार हो जाता था, यानी जुर्माना होता था, उसे हम राइट ऑफ करा लेते थे। प्राइवेट के अंडर में जाने के बाद कीमत भी बढ़ेगी और हम एक पैसा इधर उधर नहीं हो सकेगा। किसान मर जाएगा, मजदूर मर जाएगा, गरीब मर जाएगा, इसमें बच नहीं सकेगा। हमें गरीब और मजदूर के लिए आगे आना होगा और इस लड़ाई को खड़ा ही करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। 3 कानून तो वो खत्म होने जरूरी है, लेकिन सबसे मुख्य सवाल जो हमने रखा है, जिसको टिकैत जी कहते थे, एक जगह भोपा कांड बना था, भोपा थाना मुजफ्फरनगर का है, शुरुआत किसान यूनियन की वहीं से हुई और 150 लोग गोली से मारे गए। ये ग्राम प्रधान की बदमाशी का परिणाम था। दोनों पक्ष मोहम्मदन थे और उस मोहम्मदन ने जो सामने उसका घर था, उसने वोट नहीं दिया था उसको। इस पर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की उस प्रधान के बेटे ने। अंत में जब टिकैत केवल मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, अंत में रोकर उसने उस मोहम्मदन ने कहानी सुनाई। और जो ये पश्चिमी बेल्ट है, जाट बेल्ट, ये बहुत लड़ाकू कौम रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और इन्होंने तुरंत तय किया। 150 लोग एक बार में गोली से मारे गए। ये इतिहास है। एक व्यक्ति आता था और वो पूरा किस्सा सुनाता था कविता के रूप में, दामन पर दाग दे गया दुर्दाना दया का। और अंत में सब कुछ हुआ, कई ट्रैक्टर तोड़े गए उनके। वो आंदोलन हमने सब देखे। भोपा कांड के बाद ही मैं जुड़ा था और किसान यूनियन वहीं से खड़ा हुआ था। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को हमने देखा है, जब मुजफ्फरनगर की अदालत जाम रही तो वहां पर हमने उनको चलते हुए देखा। ऐसा पुरुष देखा है जो अपनी जिंदगी में नहीं, राकेश टिकैत में वो क्षमता नहीं है जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत में थी। और हुआ ये कि उसी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से जब मेधा दीदी आई तो हमसे पूछा गया सवाल कि ये बताओ कि ये फ्लॉप क्यों हुआ और ये कमजोर क्यों हुए, तो वहां हिंदू मुस्लिम चला। जाट बेल्ट में भी अजीत सिंह भी हार गए थे, जो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे और केवल मजहब की लड़ाई में गोली चली थी 1-1 लाख की पंचायत की राकेश टिकैत ने। और अंत में वो तो माननीय संदीप पांडे जी, माननीय मेधा पाटेकर जी का की देन है कि जो अंत में इसकी सुलह कराई गई, जिससे ताकत बढ़ी। हम चाहते हैं ये चिंगी न पड़ने पाए कहीं भी और ये चिंगी खत्म की जाए जहां कहीं हो, क्योंकि उनकी कोशिश है। और मुजफ्फरनगर से जो ये आग जली वो पूरे उत्तर प्रदेश को ले गई। इसकी जरूरत है, ये हम चाहते हैं। और प्राइवेट तो हमें बिल्कुल मंजूर ही नहीं है। बढ़िया। अनिल जी, फिराक गोरखपुरी की एक कविता है जी। वो कहते हैं, फूल नहीं तो दागों से दामने दिल भरे चलो, तारों को छेड़ते बढ़ो, खाक भी छानते चलो, मौत मिले जो राह में मौत को भी लिए चलो, उठ पड़ो आंधियों की तरह, सैल नुमा
बढ़े चलो। खेती को संवारा तो संवारते खुद भी गए। खेती को संवारा तो संवारते गए खुद भी, फसलों को उभारा तो उभरते गए खुद भी, फितरत को निखारा तो निखरते गए खुद भी, नित अपने बनाए हुए सांचों में ढलेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। किसानों ने इस तरह की जो जिद पकड़ ली है, और किसानों का जो दर्जनों सालों से संगठन बनाना और संगठन को निर्माण करना, और उसके अंदर की जो परिपक्वता आप देखेंगे कि बुजुर्ग से बुजुर्ग 60 साल 70 साल 80 साल तक के जो हमारे किसान नेता हैं, डटे हैं और बहुत ही ताकत से डटे हैं। तो इस बात को सिर्फ अब भारत का मसला नहीं रह गया, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से किसान प्रेमी, किसान आंदोलन को समझने वाले, किसानों के दर्द को समझने वाले, उसके शुभचिंतक, उसके दर्द को समझने वाले सभी लोगों की सहानुभूति और उनको सहयोग हर तरह से मिल रहा है। फिर भी जो ये सरकार डटी हुई है, हिटलर शाही, तानाशाही के तरह, उखड़ना इनको भी है। जी जी। क्योंकि जो समय का चक्र है वो किसी को नहीं छोड़ता है, लेकिन इतनी जो खतरनाक जिद है, ये निश्चित तौर से है कि ये जो लड़ाई है भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा आने वाला भविष्य। और हमारा जो अभी आने वाला पीढ़ी है वो जरूर इस बात को समझेगा कि इस देश के अंदर जब भी कोई आफत हुई, इस देश के तमाम लोगों ने मिल करके अपनी इस जीत को अपने हिस्से में किया। अब जो सवाल है कि इस आंदोलन को, जैसा कहा जा रहा है कि आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, नवंबर तक चलेगा, या इस सत्ता को खार फेंकने तक चलेगा, तो ये जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए और कोई बात रखना हो, हरिंदर सिंह मनसैया जी इस संकल्प के साथ देश भर के और लोगों को आह्वान अगर करना चाहते हैं, देश के विभिन्न कोनों में इस आंदोलन को और तेज करना चाहते हैं, तो अगर कोई बात हो तो हरिंदर सिंह मनसैया जी रखे। इसके बाद सुमित मावी जी ने अपना वो हाथ उस पे एक सिंबल दिया है, वो कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी टिप्पणी लेंगे। मैं हरिंदर सिंह मनसैया जी पहले कहता हूँ सर, सुमित मावी जी से जवाब ले लिया जाए, काफी वेट करिए इनने, इनसे बात करते हैं सुमित मावी जी से। जी सुमित जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? हाँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी अभी? जी तो सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम दूंगा। आप सभी महानुभाव की सभी अच्छी बातें सुनने को मिली, तो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। कि एक देखा जाए तो हमने कहा कि लोकतंत्र को दमित किया जा रहा है भारत में, तो मुझे ये लगता है कि जैसे एक इसी तरह की एक मिसाल अभी थाईलैंड में 1-2 दिन पहले 180 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया, और मुकदमे वही थे देशद्रोह प्रदर्शन करने के लिए। तो बहुत से देशों में मुझे लगता है कि ये बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जिसे कहा जाता है कि स्लोली, धीमे धीमे लोकतंत्र को खत्म किया जाएगा, और बहुत देर से जनता को समझ में आएगा कि लोकतंत्र रह ही नहीं गया। और तब जैसे अब देखिए ना, पीछे लेबर लॉज की अमेंडमेंट, कृषि कानून को ले आना, और ऐसे ही धीरे धीरे अगर देश मतलब देश की एक सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने को देशद्रोह कह देना, तो इसका मतलब अगर हमारे 547 सीटें अगर पार्लियामेंट में हैं, तो 300 अगर सत्ताधारी दल के पास है, तो बाकी 247 पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा क्या? तो एक पॉइंट। दूसरा है, जहां अब किसान की बात आ जाती है, तो ये आंदोलन अपने आप में रह ही नहीं गया है, ये तो क्रांति बन ही चुकी है वैसे पूरी देशव्यापी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी पीछे अमेरिका के 87 किसान या खेती बाड़ी से जुड़े संगठनों ने जो लेटर ऑफ सॉलिडेरिटी भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब चीजें हमने 40 साल पहले देखी थी, रोनाल्ड रीगन तब राष्ट्रपति हुआ करते थे, आज हम भुगत रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जर्मनी में ट्रैक्टर रैलियां निकल रही हैं, उनके वातावरण से लेकर उनके इश्यूज अलग हैं। घाना में वो लोबिया के बीच के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। इसी तरह से इंडोनेशिया ने एक चीन से मछली का जो आयात करने के लिए कुछ कानून ले आए हैं, उस पर आवाज उठ रही है। तो अलग अलग मुद्दे हैं
जैसे अब मछली पालन को भी एक तरह से किसानी से जो मैक्सिको में कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जंगलों पे उनके जमीन पे कब्जा कर रही है, कहीं पानी का मसला है। स्पेन ने अपनी एक तरह की एक लड़ाई जीती मई में, फरवरी 2020 से शुरू करके मई में किसानों ने। तो इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि मुद्दे जरूर अलग अलग है, लेकिन एक चीज है, किसानों का दमन हर जगह हो रहा है और किसानों में प्रतिरोध का उठना अब एक ऐसा लक्षण है जैसा देश की सबसे बड़ी क्रांति नहीं, मुझे लगता है कि ये अब वेनेजुएला जैसे मुल्कों में भी उठना शुरू हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि विश्व की किसानों की पहली क्रांति कहूंगा मैं इसे, और सबसे बड़ी क्रांति अभी तक की। तो ये आवाज उठना एक पॉजिटिव साइन है, दमन हो रहा है, लेकिन दमन के लिए उठना नहीं तो वो नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो अब जिसे हम कहते हैं कि मोदी सरकार ने ये 3 बिल ला दिए, तो ये तो जिसे हम कहें कि न्यू लिबरल फॉर्मूला ऑफ जीडीपी ग्रोथ जो है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को कॉर्पोरेट को दे दो, और इसमें जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, जो आबादी इसमें काम कर रही है, उसको निकाल के शहरों में फैक्ट्रियों में लेबर करने के लिए ले आओ। तो ये तो IMF और वर्ल्ड बैंक का फार्मूला है, इसमें मोदी जी का क्या लेना देना। ये हमारे यहाँ भी होगा, विश्व भर में होगा, अमेरिका जैसे मुल्कों में हो चुका। तो अब ये कम से कम एक बहुत बड़ी, मैं इसे कहूंगा बहुत बड़ी छलांग थी बौद्धिक स्तर पर किसान की दुनिया भर के, जिसे ये समझ में आ गया है कि ये दरअसल है क्या, ये कुछ चक्र, ये छोटा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का तो है ही नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय है। इसका मतलब किसान का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो गया है और भविष्य की आस बंध रही है कि अब एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। और जो जब से हम अगर यही पिछले कुछ 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ये सब शुरू हुआ है, उसके खिलाफ किसान जाग गया है, अब लड़ेगा भी। तो ये बहुत बड़े इतने लंबे अरसे से चलते आ रहा चक्र अब उल्टा घूमेगा, ऐसी हमें आशा बन रही है। और जहां तक अक्टूबर दिसंबर की बात है, तो हम तो डटे हुए हैं मोर्चों पे, जब तक चलेगा। लोग बाग अक्सर पूछते हैं कि कब तक चलेगा, तो हम लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कब तक चलेगा, हमें सिर्फ इतना पता है कि जब तक बिल रद्द नहीं होते हम लोग डटे रहेंगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे। तो जी मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि लड़ाई कठिन लग रही है, लेकिन हमें आशा है कि यहीं से ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जागा है, स्पेन जाग चुका है, जर्मनी जाग चुका है, घाना जाग गया है, इंडोनेशिया जाग गया है, अब तो विश्व जाग गया है। अब तो कॉर्पोरेट जगत के सामने किसान को अपनी ताकत दिखानी है। तो लड़ाई कठिन हो, लेकिन आशा हो तो लड़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो इतना ही मुझे कहना था जी, धन्यवाद। जी मानवी जी, शुक्रिया। जिस तरह से आपने इस बातों को यहाँ पे रखा है, असल में जो USA, जो अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, उस दुनिया भर के जो कॉरपोरेट घराना है, वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में, अपने कैद में करना चाह रहा है। और इसकी शुरुआत अमेरिका से और यूरोप से तमाम हिस्सों से हुआ है। यूरोप के अंदर मजदूरों को लेकर के बड़ी आंदोलन हुए। आज जो 8 घंटा कानून मिला था, 8 घंटा काम करने का, सप्ताह में 6 दिन काम करने का, आज उन सारे चीजों को दमन किया जा रहा है। और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, वो कहते हैं, 14 फरवरी के टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका इंटरव्यू है, और वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो है न्यायिक व्यवस्था, उसको फिर से रिस्ट्रक्चरेबल किया जाए, मतलब पुनर्गठित किया जाए। और किसके निगरानी में? तो WTO और IMF की निगरानी में। तो कुल मिलाकर के जो भारत एक उपनिवेश देश के रूप में बना हुआ है, और जो विश्व बैंक का जो सबसे बड़ा कर्जदार भारत है, और भारत के अंदर जो भी पूंजीपतियों का के साथ जो ये झूठ फरेब वाले राजनीति करने वालों का जो गठबंधन हुआ है, और लोगों को इससे भटकाने के लिए सांप्रदायिक, जब भी पूंजी को आगे बढ़ना है तो वो सबसे पहला सांप्रदायिक खेल खेलता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा, इस देश के अंदर भी रहा। और ये खेल पुराने जो कांग्रेस का शासन काल में भी रहा, और भाजपा भी उसका सबसे खुला सांड के रूप में काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो लड़ाई है, ये सचमुच में लड़ाई, इंटरनेशनल लड़ाई, किसानों का, मजदूरों का, शोषितों का, वंचितों का। लेकिन भारत के अंदर जो अब तक मुझे देखने के लिए मिला है, किसानों का जो ये आंदोलन नेतृत्व चल रहा है, अब जो इस देश की जो कंपनियों के अंदर जो कामगार लोग हैं, चाहे रेलवे में, बैंक में, नवरत्न, तमाम तरह की कंपनियों के अंदर, उनके जो लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हरभजन सिंह सिद्धू बड़े लीडर हैं रेल के अंदर। लेकिन अभी तक उन लोगों ने जो कहते हैं कि असहयोग आंदोलन चलाना है, सिविल नाफरमानी, इस तरह का जो आंदोलन है,
मौका है, ये समय है कि उन लोगों को अभी बंगाल का चुनाव सबको, शिक्षक संघ हो, तमाम ऐसे जो है सड़क पर, तो सभी तबाह हैं। अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो उनके जूठन खा करके भी खुश हैं, पूंजीपतियों के जूठन खा करके भी जो खुश हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह के शब्दों में, तो ऐसे लोग थोड़ा सा हैं। लेकिन जो इस देश के 75% जनसंख्या इस बात को समझ रहे, पहले जो भाजपा के समर्थित थे, जो चाहे वह संभ्रांत किसान हो या किसी जातिगत कारण से या किसी उनके आगे पीछे करने वाले, आज तो इस बात को समझ रहे। तो ये अब स्पष्ट हो चुका है, जब अभी सुमित जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का यहाँ पर रिपोर्ट रखा, तो ये जो भी है कि सामूहिकता के तौर पर पूरा का पूरा आंदोलन सड़क पे उतर जाना चाहिए, एकदम ब्रेक कर देना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है किसान आंदोलन की तरफ, किसान संगठनों की तरफ से? तो इस पर अगर हरिंदर सिंह मनसैया जी आप बात रखें तो, हाँ, इसके बाद आप भी रख दीजिए। हरिंदर सिंह मनसैया जी, आप पहले कह दीजिए। अब ये बात स्मित जी के कहने के अनुसार कल किसान संगठनों के नहीं रही, अब सारे देश को उठ जाना चाहिए। कोई रेडी फेडी यूनियन वाला है, कोई हिंद मजदूर यूनियन है जो रेलवे की है, या और यूनियन है देश भर की जो वक्त तरीके से वक्त समय पर लड़ती रहती है। अब सभी लोगों को उठने का समय आ गया है। ये बहुत बड़ी तब्दीली होने का संकेत हम पंजाब वाले देख रहे हैं कि इससे बहुत बड़ी देश में एक नई तब्दीली आएगी, खासतौर पे भारत में देखिए। तो इसके लिए हमें सभी लोगों को इकट्ठे मिलकर, सारी स्टेटों को, ये नहीं पंजाब वाले तो लड़ रहे हैं, पहले से भी लड़ रहे हैं, तो हमारी तो लड़ाई स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट सी जो, उसको लागू कराने के लिए हर साल पंजाब के किसान यूनियन धरने देते हैं। पंजाब में बिजली फ्री है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए धरना देते हैं। और मार्केटिंग के लिए जो आती है समस्या में हाड़ी सौनी के सीजन में, वहां हमारे ये किसान यूनियन ना हो तो शायद आपके बिहार जैसा हाल हमारा पंजाब में भी हो जाए। सो हमारे पंजाब के लोग तो पिछले लंबे समय से इस तरह लड़ते रहते हैं। हरियाणा के भाई बड़ी गिनती में अब इसमें संगठन में आए। जब 26 तारीख की घटना के बाद हमारे किसान कुछ जो ट्रैक्टरों पे गए थे वहां 26 तारीख के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जब वो घटना घट गई थी उसके बाद वापस आ रहे थे, तो हरियाणा की बहनों और भाइयों ने चूड़ियां और चुन्नियां लेकर खड़ गए कि आप वापस ना जाओ, जे अगर वापस जाओगे आप माई भागो के वारस नहीं हो, आप चूड़ियां पहन लो। जो ऐसा संदेश हमारे हरियाणा के लोग और बहनें भी चाहती हैं कि ये आंदोलन चलना चाहिए, लंबा चलना चाहिए। और देखो हरियाणा की साजिश देखिए पाड़ने के लिए बड़ा SYL का मुद्दा उठाया और पंजाब हरियाणा को आपस में लड़ाया जाए। हाँ, अब किसानों से लोग नहीं डरते, सरकार से डर रहे हैं। ये कहीं भी गड़बड़ कर सकते हैं, किसी को भी लड़ा सकते हैं, कहीं भी दंगा करा सकते हैं। जो इस तरह की साजिशें हम सभी लोग पैर फूक फूक कर डर रहे हैं कि कोई गलत काम ना सरकार करा दे। हमारे नौजवान वहां आंदोलन चल रहा है, वहां सारी रात ट्रैक्टरों पे पहरा दे रहे हैं भी कोई आगजनी की घटना ना हो जाए, कोई शरारती अनसर ना आ जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आंदोलन चल रहा है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, मगर हमारे नौजवान सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और सरकार से हम डर रहे हैं भी कहीं कोई गलत काम ना करा दे। सो इतना बड़ा आंदोलन इतना बड़े शांतमय तरीके से और तरह की, लेकिन कल हमने हरियाणा का सुना कि 75% हरियाणा के नौजवानों को नौकरियां देंगे और इस तरह की कर रहे कि वहां बाहर से आने वाले कंपनियां वाले हैं वो डरने लगेंगे लोग भी यहाँ तो है, तो हरियाणा के लोगों को उकसाया जाए भी कि दूसरे बिहार के लोगों को निकालो। सो इस तरह की ये गलत, तो जितना भी हो सकता है इनसे आइडिया आते हैं इनके दिमाग में भी इस आंदोलन को कैसे
खत्म किया जाए, कैसे लड़ाया जाए इनको। सो हमें एकमुठ होना है नौजवानों को, खास तौर से जो 26 की घटना के बाद। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि किसान यूनियन के हमारे लीडर हैं, बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, पर नौजवानों को, खास तौर से पंजाब के नौजवानों को कहीं निराशा नहीं आनी चाहिए। उनको भी आगे आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उनको भी नाल साथ लेकर हम ये लड़ाई जीतनी है। हमारा टारगेट सिर्फ मोदी है, और मोदी से कानून है, काले कानून उनको वापस कराना है। पगड़ी संभाल जट्टा लहंगा भी हम पीछे दिन मना कर गए हैं, वो भी बड़ा आंदोलन था। ऐसी 3 कानून उस समय अंग्रेजों ने पास किए थे और बड़ी लड़ाई चली, पर अंग्रेजों ने वो कानून वापस ले लिए थे, और ये मोदी सरकार भी ये कानून वापस लेगी। ये हमारे पूरी हमारे मन में है, सभी लोगों में है। और आपके माध्यम से ये बेनती करते हैं कि सारे भारत के लोग इस समय उठना चाहिए और दिल्ली की ओर आना चाहिए, क्योंकि पंजाब में हाड़ी का सीजन भी है, कणक भी हमने इकट्ठी करनी है और खाने के लिए भी, और आगे क्या जो बिजाई भी करनी है अगली फसलों के लिए। मगर हमारे पंजाब के लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम ड्यूटियों और गांव में प्रचार भी वैसे चल रहा है, और बड़ी बड़ी गिनती में दोबारा लोग वहां इकट्ठे होने जा रहे हैं। जी गौतम जी हाँ अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सदियों पुरानी भारत के किसान की परंपरा रही है कि वो कर्ज में ही पैदा होता है और कर्ज में ही पलता है और कर्ज ही उत्तराधिकार के रूप में अपने बच्चों को छोड़ जाता है। ऐसी हालत में एक यूपी में बहुत बड़ी समस्या आई है, जो आवारा पशु की समस्या है, जिस पर हम लोगों ने संघर्ष भी किया है। एक दिन पुलिस की कस्टडी में भी रहे। माननीय संदीप पांडे जी ने होते तो मेरी जवाब बात मेरी दमन कर दी जाती। मैंने जिला मजिस्ट्रेट को चैलेंज किया था इस बारे में कि मैं लेकर जाऊंगा योगी जी के यहाँ जानवर बांधने के लिए, और वो तैयारी भी की थी। 1 हफ्ते दौड़ा भी किया था, किसानों के बीच में चर्चा भी हुई, और अंत में हरदोई से जब कार्यक्रम हुआ वो हमारा बहुत सफल रहा। उन्नाव का भी सफल रहा, लेकिन हरदोई उससे ज्यादा सफल रहा। और आज ये हालत बन गई है, माननीय संदीप जी ने, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, इतने सीधे हमें लगते थे, लेकिन उस दिन इतना डांटा एसडीएम और तहसीलदार को कि उनकी बोलती बंद हो गई। और अब एक धमक बन गई है। हमारे यहाँ भी जिला मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया है कि बीडीओ और पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये हमारे पास ऑर्डर है और हमारी लड़ाई जारी है। इधर कर्ज, क्रेडिट कार्ड के कर्ज को बढ़ावा दे रही है सरकार, उधर हमारी फसल जा रही है, ये समस्या है। इस पर तो बहुत मुश्किल है। और उधर एसडीएम आरसी काटेंगे, किसान को जेल में बंद करेंगे, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। इस पर हमारा लगातार संघर्ष है। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, अपने साथी जो कह रहे थे कि नाफरमानी जैसे आंदोलन चलने चाहिए, तो वो तो चल रहे हैं और चलेंगे। 1857 फ्लॉप हो गया था, और 1917 में जब महात्मा गांधी आते हैं तब फिर शुरुआत है, और 1934 में 34 करोड़ जनसंख्या थी। सन 42 आखिरी आंदोलन था। 34 करोड़ में 1 लाख लोग आए थे गांधी जी के नेतृत्व में, तो उससे ज्यादा तो आज भी है। लड़ाई आपकी बिल्कुल सफल है, आप अवश्य जीतेंगे। सरकार हिली हुई है, सरकार में ये दम नहीं है कि हिल सके, और आपकी ताकत के बल पर ही यहाँ व्यवस्था हिलती है, नहीं हम लोग झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं। ये आपकी ताकत है, हम अवश्य जीतेंगे। और ये रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, और ये बदलेगा बदलेगा, अवश्य ही बदलेगा। इन बातों को से ही अपनी बात को हम समाप्त करना चाहते हैं। शुक्रिया। आप सब इस बीच प्रवीण श्रीवास्तव, मोहम्मद अहमद जी, आप सभी का स्वागत है। और काफी देर से ये चर्चा चल रही है। हरिंदर सिंह मनसैया जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि आप सब ने काफी अच्छी तरह से किसान आंदोलन को और किसान आंदोलन के दर्द को, आगे के रणनीति को, आगे के जो आंदोलन है और जो उम्मीद है, आशा है, क्योंकि ये उम्मीद और आशा, जो आंदोलनकारी होते हैं वो आशावादी होते हैं, और इसी आशा पर भगत सिंह ने भी कुर्बानी दी है। इसी उम्मीद पर भागलपुर के बाबा तिलका मांझी, जो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, लड़ाका रहे, जिनकी शहादत 1750 ईस्वी में हुई, और आज तक जो लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। अरे मैं गौतम भाई थोड़ा सुरमीत मावी जी से पूछना चाहूंगा। मेरी आज इनसे फोन पे बात हुई लेकिन मैं पूछना भूल गया। ट्रॉली टाइम्स जो अखबार ये निकाल रहे हैं वहां से, धरना स्थल से, किसानों के धरना स्थल से, टिकरी बॉर्डर से, उसके ऊपर कोई संकट आया था, वो क्या था सुरमीत जी और क्या हुआ फिर, आप जरा बताइए। आपके अखबार के ऊपर कोई संकट आया था, ऐसा पता लगा? सर वो संकट, जैसे मैं तो ये कहूंगा कि भारत जैसे लोकतंत्र में कोई भी स्वतंत्र आवाज उठेगी तो उसमें संकट आना ही है। वो हुआ यूं था कि जब वो ग्रेटा थनबर्ग की वो जो टूल किट आई, तो टूल किट के बना दे, तो उन्होंने नाम टूल किट नहीं लिया, विजन बोर्ड भी टूल किट ही होता है। तो ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट बनाई, सभी जानते हैं, उसका मतलब था कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे ये आपको अगर पैसे से सहायता करनी है तो खालसा एड को दे दें, और अगर आंदोलन के जो संयुक्त मोर्चा के ऑफिशियल बयान जानने हैं तो किसान एकता मोर्चा पेज को फॉलो करें, और अगर आंदोलन की सही खबरें जानना है तो ट्रॉली टाइम्स पढ़ें। तो अब ना तो हमने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग को लिस्ट में डाल देना, तो उसने पूछा वो एक विश्वस्तता अगर हमें सौभाग्य से प्राप्त हो गई तो उसके ऊपर वो संघ का जो थिंक टैंक था, उन्होंने टूलकिट को ही एक जुर्म समझ लिया कि टूलकिट में नाम होना ऐसा है। और उसके बाद हमारे कुछ नवगिरन हैं, उनके जान पहचान में कुछ एक जगह पे वो ऐसा बोल के कि क्राइम ब्रांच की टीम है, लोगों के दरवाजे खटखटाए और ये आपका ये ट्रॉली टाइम से कुछ लेना देना है क्या। तो वो कुछ एक जैसे रवि राय और वो दिल्ली में कुछ कार्यकर्ता हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो हमारे माले से हैं जुड़े हुए, तो उनसे हमारा भी किसी ना किसी तरीके से नाता है। तो ये सब हुआ, कुछ एक 4-5 घरों पे पुलिस गई और उनके दरवाजे खटखटाए और लेकिन उन्होंने खोला नहीं, इतने समझदार थे, तो ये आया। लेकिन इन सब चीजों से डरने का जहां तक सवाल है तो हमें तो ये पहले से ही पता था कि ये सब होगा। तो ये संकट था जी, देखते हैं अभी तो पता नहीं संकट टल गया है या इससे बड़ा होकर आएगा। तो लेकिन बहरहाल जो होगा, अब हमने आवाज उठाई है तो हम तो पीछे तो हट नहीं सकते, और हम क्या बुरा कर रहे हैं अभी तक, अब जुर्म हमें समझ में नहीं आया। तो सर ये संकट था बस, अब इसको संकट कहें तो आवाज उठाने का संकट था सर ये। जी जी, नहीं चलिए, खुशी की बात है कि संकट टल गया। और आपका अखबार तो निकल रहा है ना? आपका अखबार जी हाँ, जी हाँ, रेगुलर निकल रहा है जी। अब उसका 12वां कल आ जाएगा जी, तो आप कल नेट पे पढ़ सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बधाई हो कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर से, और लगातार ये अखबार वहाँ निकाल रहे हैं, ट्रॉली टाइम्स। धन्यवाद जी। जी जी जी। और हम कोशिश करेंगे कि आपका अखबार जो है वो जो आंदोलन के अलावा भी जो क्षेत्र है, जो गांव-गांव के किसान हैं, वहां तक ये अखबार आपका पहुंचे। और हम हमारे साथी किसान मित्र बगल में बैठे हुए हैं, अनिल मिश्रा जी, ये खुद किसान हैं और ये किसान सभा के अध्यक्ष हैं। तो हम चाहेंगे इनके माध्यम से भी किसानों तक वो आवाज पहुंचे। और आज का जो सत्र है, अब लगभग समय खत्म होने को आ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अब हम चाहेंगे कि अब सत्याग्रह का हर एक दिन किसी एक राज्य के लोगों द्वारा जो है उसका संचालन हो। और एक दिन हम चाहेंगे कि पंजाब के लोग तो वैसे इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, इधर कुछ सक्रियता कम हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक दिन जो है इसे पंजाब के लोग संभालें, और इसी तरह से एक दिन बिहार के लोग, एक दिन तेलंगाना के लोग, एक दिन कर्नाटक के लोग,
एक दिन यूपी के लोग, तो सही अर्थों में जो एक राष्ट्रीय आंदोलन की अब रूपरेखा बन रही है उसमें और मदद मिलेगी। तो ये जल्दी ही हम इसको एक नया रूप देंगे सत्याग्रह को, और हमें उम्मीद है कि आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। और फिर हम अब कल जो है 7 से 8 जो है कल उसमें जुड़ेंगे, और इसी तरह से आगे भी ये चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका।